गुड मॉर्निंग। ये आज का हमारा नया वीडियो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। टेंस का मतलब काल या समय, जहां पर ऐसे समय की बात करी जाए जो अनिश्चित हो और साथ में जो उसका एक्शन हो रहा हो वो अनिश्चित हो, और साथ में वो फ्यूचर की बात करी जा रही हो, अर्थात भविष्य की बात करी जा रही हो, तब वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमको सीखना क्या है कि ये बनता कैसे है, आखिर इसके कौन कौन से नियम हैं। हम जब इसे बनाने के प्रयास करते हैं तो कौन कौन से नियमों से हमें टैकल करना पड़ता है, अर्थात कौन कौन से नियम हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज है इसे की पहचान हमें पता होनी चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आदि शब्द लगे हों, तब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये तीन वर्ड हर हालत में लगे होंगे एक्शन के साथ, अर्थात क्रिया के साथ। क्रिया के साथ ये तीनों वर्ड जो आएंगे वो हमेशा क्रिया के साथ आएंगे। जब भी क्रिया के साथ ये तीन वर्ड लगे हों, गा लगा हो, गी लगे हो या फिर गे लगे हों, तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तो हो गई इसकी नॉर्मली पहचान। पहचान के साथ साथ हमको ये भी सीखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा कि हम हर सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। तो स्ट्रक्चर के साथ ही हम इस टेंस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है इसमें हमें सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट, देन आफ्टर विल या शैल, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स। इसके बाद हमको लगाना होता है हर हालत में V1 और फिर अदर वर्ड। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। अगर जो इसी में हम निगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, इसके बाद V1 फिर अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर होता है। अगर जो हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इसे हम यस या नो टाइप भी कहते हैं, सबसे पहले विल या शैल लगेगा, जस्ट आफ्टर इसके सब्जेक्ट आता है, और इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो V1 लगा देंगे, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर जो हम क्यू टाइप की बात करें तो सबसे पहले क्यू टाइप में हमको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर विल या शैल। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होता है इसके बाद, और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर जो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को बनाने में, तो कोई भी गलती नहीं होती है बच्चों से। तो अगर जो आप इन स्ट्रक्चर्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से सेंटेंसेस को बना सकेंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि हम विल कहाँ लगाएंगे और शैल कहाँ लगाएंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि जब भी हमें विल लगाना है तो विल लगता है आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर।
सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। किसको छोड़कर? ये नोट में आप लिख सकते हैं, नोट नंबर 2, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और इन दोनों को अगर जो छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। यहाँ पर एक लूप भी होता है। लूप मतलब कमी। कमी क्या होती है? हम उसे एक्सेप्शन भी कह सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा नियम कह सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो आप कह सकते हैं। एक्स्ट्रा नियम क्या होता है? यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन या सर्टेनिटी की बात करी जाए तब उपर्युक्त दोनों नियम आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। अर्थात कहने का है, अगर जो कोई भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन या फिर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता और डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ता, तो जहां पर दृढ़ चीजों की बात करी जाए और निश्चित चीजों की बात करी जाए, वहां पर उपर्युक्त जो दोनों नियम लिखे हैं, दोनों नियमों का मतलब है आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये दोनों नियम आपस में बदल जाते हैं। आपस में बदल जाने का मतलब है आई और वी के साथ विल लगेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा। ये ऊपर के दोनों नियमों को आपस में बदलने का मतलब है। आई वी के साथ शैल लगता है तो यहाँ पर विल लग जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है तो वहां पर शैल लग जाएगा। ये सिंपल सी बात होती है। कब ये बात अप्लीकेबल होगी? जब डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी की बात करी जाएगी सेंटेंस में, तब ये नियम बदलेंगे। अदरवाइज आप इन्हीं नियमों को फॉलो करके सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ऑलरेडी। आज दिल्ली जाएगा, सिंपल से बात को कहा गया है, मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। तो सिंपल से बात को कहा जाता है तो सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट, कौन दिल्ली जाएगा? तो मेरा भाई जाएगा, यानी कि माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद विल लगेगा या शैल लगेगा? मैंने कहा था आई और वी को छोड़ देना, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो ये ना तो आई में है और ना ही वी में है, इसलिए विल लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना की मीनिंग गो होती है। अब बचा अदर वर्ड, तो दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, कहाँ जाएगा? तो दिल्ली जाएगा। हमने कहा था एमपीटी का फॉर्मूला, जब भी प्लेस, मैनर और टाइम तीनों लगे हो तो एमपीटी का फॉर्मूला आपको लगाना है। पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं। तो एमपीटी का फॉर्मूला मतलब होता है मैनर, प्लेस, टाइम। जब तीनों एडवर्ब लगे होते हैं तो सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अगर जो दो लगे हैं तो उसी सीरीज में लगेंगे। जैसे मैनर और टाइम आया तो पहले मैनर फिर टाइम, प्लेस और टाइम आया तो पहले प्लेस और फिर टाइम, इसी के सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लेस दिल्ली लगा है और टाइम आज लगा है, तो पहले दिल्ली लगाएंगे फिर आज लगाएंगे। गो के साथ टू लगेगा, फिर दिल्ली लग जाएगा।
उसके बाद आज की मीनिंग टुडे आ जाएगी। ये है एमपीटी का रूल, पहले प्लेस फिर टाइम। इसे फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं इसका और सेंटेंस को बना सकते हैं, गलती भी नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, वह मेरा कहना नहीं मानेगा। कहना, वह मेरा कहना नहीं मानेगा। कहना मानना के लिए वर्ड होता है ओबे, और नहीं लगाया चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो पहले हम निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को बना देंगे। कौन नहीं कहना मानेगा? वह नहीं मानेगा, तो वह के लिए सब्जेक्ट हो गया ही। अभी क्या बचा, विल लगेगा या शैल लगेगा? तो हमने कहा था आई और वी को छोड़ देना, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। तो ये ना आई है ना वी है, इसलिए विल लगा देंगे। अभी नॉट लगाना है, नॉट दिया भी है, नॉट लगा दो। अभी बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मानना, कहना मानना। कहना मानना की वर्ब होती है ओबे, तो ओबे लगा दिया। अभी बचा अदर वर्ड, पूरे सेंटेंस में कुछ बचा? हाँ, मेरा कहना नहीं मानता है, मतलब मुझे ओबे नहीं करता है, तो ओबे के साथ मी लगा देना है। ये सेंटेंस बन गया, ही विल नॉट ओबे मी, वो मेरा कहना नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखकर सेंटेंस को बना सकते हैं। ये सेंटेंस को सीखने का बेसिक स्टेप होता है, जिसके अनुसार आप सेंटेंस को बना सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर लिख दीजिए, फिर सेंटेंस बनाइए, और इस प्रकार से जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आने वाले समय में आप बिना स्ट्रक्चर के सेंटेंस को फॉर्म कर सकेंगे। और सेंटेंसेस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये सेंटेंस नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पर लिखा है क्या वे शेर को पकड़ने का प्रयास करेंगे? क्या, शुरुआत में क्या लिखा है, मतलब क्वेश्चन शुरुआत में पूछा गया है। तो जब भी शुरुआत में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, अर्थात इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले विल या शैल लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फिर यदि निगेटिव है तो नॉट आएगा, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, फिर V1 लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। सबसे पहले विल या शैल लगेगा। विल या शैल हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। कौन शेर को पकड़ने का प्रयास करेगा? वे, तो सब्जेक्ट पे हो गया दे, तो ये ना आई है और ना ही वी है, इसलिए हम यहां से लगा देंगे विल। तो विल लगा दिया, विल के साथ हो गया दे, विल दे। अब नॉट, तो पूरे सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं दिया गया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर लगाएंगे V1, प्रयास करना। हमने कहा हर सेंटेंस में कहा था गा के साथ लगा होगा वर्ब, तो गा के साथ लगाया वर्ब। प्रयास करना, प्रयास करना की मीनिंग होती है ट्राई, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया। विल दे ट्राई, प्रयास करेंगे। अब प्रयास करेंगे तो किस चीज का करेंगे? अदर वर्ड में, शेर को पकड़ने का। पकड़ने, जब भी दूसरी वर्ब आती है इंफिनिटिव से जोड़ देते हैं जब ना लगा होता है। तो ट्राई टू कैच, इंफिनिटिव से जुड़ गया, टू कैच, पकड़ने का। पकड़ेंगे किसको? शेर को। ट्राई टू कैच द लायन, ये बन गया सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बड़ी आसानी से सेंटेंस बन जाता है यदि स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 है, अब आप कहाँ जाएंगे? कहाँ, मिडिल में क्वेश्चन पूछा गया। जब भी क्वेश्चन मिडिल में पूछा जाएगा तो हमेशा क्यू वर्ड वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो सबसे पहले क्यू वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट, फिर V1, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ये सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है कहाँ, और कहाँ के लिए क्या होता है? वेयर, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड वेयर। इसके बाद विल लगेगा या शैल लगेगा, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट क्या है? आप। कौन जाएगा? आप जाएंगे, तो सब्जेक्ट पे हो गया यू। तो ये ना तो आई है और ना ही वी है, इसलिए हम लगा देंगे विल। नेक्स्ट बचा नॉट, तो नॉट पूरे सेंटेंस में है नहीं कहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर लगाएंगे V1, जानेंगे यानी कि जाना, और जाना के लिए लगा देंगे गो। अभी क्या बचा है? अदर वर्ड,
तो अदर वर्ड में पूरे सेंटेंस में बचा क्या, ये तो लग गया, ये लग गया और ये भी लग गया। अब नाउ और क्वेश्चन मार्क, बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर का फॉलो करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं एक ही चीज कि अगर जो आप सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, शुरुआत में सीखना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देना होगा कि किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं।